सनसनीखेज खुलासा। मदरसे के नाम पर मानव तस्करी। मदरसे के नाम पर बच्चों की तस्करी। ट्रेन में 50 बच्चों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग। मदरसे बंद हैं, तो उन्हें कहां ले जाया जा रहा था? मदरसे के नाम पर बच्चों का सौदा। ऑपरेशन मदरसा। न्यूज 18 पर सुपर एक्सक्लूसिव। प्रयागराज में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस से 50 बच्चों का रेस्क्यू किया गया। पुलिस को शक है कि इन बच्चों की मानव तस्करी हो रही थी। इन बच्चों को पश्चिम बंगाल और बिहार से लाया जा रहा था। ये बच्चे 11 टीम में बटे हुए थे। हर टीम का एक अलग लीडर था। इन 50 बच्चों में से 33 बच्चे नाबालिग हैं और 17 बालिग हैं। इन्हें आनंद विहार और कानपुर लाया जा रहा था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें मदरसे के नाम पर लाया जा रहा था। पुलिस की पूछताछ में इनके टीम लीडर्स ने बताया कि वो इन्हें अलग अलग मदरसों में ले जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जब मदरसे इन दिनों बंद हैं तो इन्हें मदरसा क्या करने के लिए ले जाया जा रहा था? अब पुलिस इस पूरे मामले के मदरसा कनेक्शन की पड़ताल में जुटी है। मदरसा प्रबंधक से जानकारी लें कि ये बच्चे वहाँ से अगर इनका परिवार भेज भी रहा था तो यहाँ वो ट्यूशन के लिए आए थे या नहीं आए थे, उनके यहाँ आने का उद्देश्य क्या था जब इस कोविड काल में सारे स्कूल बंद हैं। पूरी इस कार्रवाई के बाद 4 से 5 लोग जो मेरी अपनी रिपोर्ट में समझ में आ रहे हैं कि बाल तस्करी का मामला यहाँ 3 से 4 लोग का बनता है, जो बच्चे यहाँ से काम करवाने के लिए उद्देश्य से ले जाया जा रहे थे। सर्वेश दुबे हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं प्रयागराज से। सर्वेश, तो अब तक की पड़ताल से क्या बात समझ में आ रही है? ये वाकई मदरसा ले जाए जा रहे थे ये सभी, या दरअसल ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात हो सकती है? देखिए, निश्चित तौर पर इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला शामिल है, क्योंकि जिस तरह की सूचना मिली थी तो बच्चों के संरक्षण के लिए संस्थाएं काम करती हैं। उनमें से नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की संस्था बचपन बचाओ आंदोलन और चाइल्ड हेल्पलाइन ने ये सूचना दी थी, जिसके बाद आरपीएफ और जीआरपी ने नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन जब प्रयागराज पहुंची तब उसके जनरल कोच से इन बच्चों को रेस्क्यू किया गया। और जब इनको निकाला गया तो उसमें से 33 बच्चे नाबालिग थे, जबकि 13 बच्चे बालिग थे। और जिस तरह की बात इन लोगों ने बताई है, एक तरह के बयान बच्चों के थे। लगभग ऐसा लग रहा था कि बच्चों को ले जाने के पहले काफी ट्रेनिंग दी गई है, क्योंकि बयान एक जैसा था। और इससे शक जो है वो सीडब्ल्यूसी के जो मजिस्ट्रेट थे उनका भी शक गहरा गया। उन्होंने जब सख्ती से पूछताछ की तो कुछ बच्चे जो बालिग लग रहे थे उनमें से ये बताया गया कि वो पंजाब के लुधियाना जा रहे हैं, जो कि मोमोज का काम करने के लिए। इसके साथ ही साथ वो सिलाई के काम के लिए ले जाए जा रहे थे। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला सामने आया। हो सकता है ये, आप बने रहिए। मेरे साथ जुड़ गए मोहम्मद हसन जैदी साहब, जो कि सीडब्ल्यूसी मैजिस्ट्रेट हैं। जैदी साहब, क्या मामला ये लग रहा है, क्या बात समझ में आ रही है? मैंने आज जो सूचना प्राप्त हुई कि 33 बच्चों ने को बचपन बचाओ आंदोलन, एक जो डॉक्टर कैलाश सत्यार्थी जी की ऑर्गेनाइजेशन है जी, उसकी सूचना पर रेलवे की आरपीएफ और जीआरपी ने एक संयुक्त ऑपरेशन में इनको रेस्क्यू किया। उसके बाद चूंकि इन बच्चों की पेशी हमारे समक्ष होती है, ये बच्चे हमारे पास आए और जब मैंने इंडिविजुअली इन बच्चों का एक बच्चों का 33 बच्चों का जब बयान लिया तो ये बात सामने आई कि इनमें से कुछ बच्चे ऐसे थे जो जिनको उनके जो निकटतम रिश्तेदार कहिए या गांव के देश के, जो जैसा उन्होंने बताया कि वो मदरसे छोड़ने आ रहे थे। मेरा उनके समक्ष प्रश्न ये था कि जब कोविड के चल रहा है, कोविड प्रोटोकॉल है इस वक्त, तो और सारे स्कूल कॉलेजेस ऑलमोस्ट बंद हैं, सब ऑनलाइन कैसे चल रही है, तो कोविड के दरमियान मदरसे आने का क्या उचित है जी। दूसरा, वो लोग हमारे सामने आए कि जो कुछ बच्चे जिनका जो है ले जाने वाले जो उनके ट्रैफिकर्स थे जी, वो सिलाई और की फैक्ट्रियों में काम करते हैं और कुछ लोग वो मोमोज के ये आउटलेट्स हैं वहां काम करते हैं।
तो अच्छा, एक चीज जो मेरे सामने सबसे बात आई, जो मुझे संदिग्ध लगा जी। कि कुछ है कि जितने बच्चे जो काम करने के लिए ले जा रहे थे, तो उन सब का जवाब एक जैसा था। बड़े स्मार्टली जवाब दे रहे थे, सबका जवाब एक जैसा था, और सबका जवाब एक ही था। कहाँ जा रहे थे? ट्यूशन के लिए जा रहे थे। यानी कि इनको सिखा पढ़ा के लाया जा रहा था कि अगर कहीं पर पूछताछ होती तो क्या जवाब देना है, कैसे बात करनी है। जी। तो आपको क्या लगा, अब आगे कैसे कार्रवाई कर रहे हैं आप लोग, कैसे वेरीफाई करेंगे कि कौन है? हाँ, तो उस पे मैंने तमाम चीजों के बाद थाना प्रभारी जीआरपी को ये निर्देश दिया है कि आप इसको भारतीय दंड संहिता की धारा 370, किशोर न्याय अधिनियम की धारा 79 और चाइल्ड लेबर एक्ट की सेक्शन 14 के अंतर्गत और महामारी अधिनियम के रिलेवेंट प्रावधान के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करें। एक इनको आदेश किया है। तो अब इन धाराओं के तहत आगे कार्रवाई होगी। मोहम्मद हसन जैदी साहब जिन्होंने खुद पड़ताल की पूरे मामले की, सीडब्ल्यूसी मजिस्ट्रेट हैं, और शक इसी बात का है इस वक्त कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला हो सकता है, मानव तस्करी का मामला हो सकता है। और कोरोना पीड़ितों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने घोषणा की है कि कोविड के इलाज या मौत के मामले में खर्च हुई रकम को इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रखा जाएगा। इसके अलावा एम्प्लॉयर का खर्च भी टैक्स फ्री होगा, यानी कि अगर किसी एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय से के लिए कोरोना के इलाज का पेमेंट किया है या किसी एक शख्स ने दूसरे के लिए पेमेंट किया है, तो उस रकम को टैक्स के दायरे में नहीं रखा जाएगा। एक्स ग्रेशिया के भुगतान के लिए यह सीमा 10 लाख रुपए तक तय की गई है। ये सभी छूट वित्त वर्ष 2019-20 और उसके बाद के वर्षों के लिए मान्य होंगे। अगर किसी एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय के कोविड-19 के ट्रीटमेंट पर पैसा खर्च किया है तो उस एम्प्लॉय को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और ये 2019-20 से लेकर 2020-21 यहाँ पे भी इसको लागू रखेंगे। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की मदद की है कोविड के इलाज के लिए, तो उसमें भी जिसका इलाज हुआ है वो भी इसका फ़ायदा उठा सकता है, उसको भी इस पर कोई टैक्स का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश के धार्मिक शहरों में पर्यटन को बढ़ावा देने की कवायद जारी है। योगी सरकार की ओर से इसके लिए कई काम किए जा रहे हैं। लखनऊ में हुई कैबिनेट की बैठक में विंध्य धाम विकास परिषद और चित्रकूट धाम विकास परिषद के गठन को मंजूरी दी गई है। इन दोनों परिषद के अध्यक्ष सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे, जबकि पर्यटन धर्मार्थ कार्य मंत्री नीलकंठ तिवारी उपाध्यक्ष होंगे। यूपी में धार्मिक स्थलों के विकास के लिए योगी सरकार ने चित्रकूट के विकास का मॉडल तैयार किया है। सरकार ने यूपी ब्रिज तीर्थ विकास परिषद की तर्ज पर ही अब विंध्य धाम विकास परिषद और चित्रकूट धाम विकास परिषद बनाने का फैसला किया है, जिसके जरिए विंध्य धाम और चित्रकूट धाम को एक धार्मिक स्थल के तौर पर विकसित किया जा सकेगा। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी ने टीवी और दूसरी सुविधाओं की मांग की है। इसके लिए मुख्तार के वकील ने स्पेशल कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। हालांकि कोर्ट ने इस पर अब तक कोई फैसला नहीं दिया है। वकील की ओर से दाखिल अर्जी में कहा गया है कि मुख्तार अंसारी सीनियर सिटीजन ग्रेजुएट भी हैं। इसके अलावा पिछले 25 साल से उत्तर प्रदेश विधानसभा के निर्वाचित सदस्य की हैसियत से लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऐसे में जेल मैनुअल के हिसाब से मुख्तार अंसारी को बेहतर सुविधा दी जानी चाहिए। इसके अलावा मेडिकल बोर्ड बनाकर मुख्तार की सेहत की लगातार जांच कराई जाए। और प्रतापगढ़ से खबर है कि यहां पर शराब माफिया के अवैध गोदाम पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। 2 जेसीबी लगातार शराब माफिया सुधाकर सिंह का अवैध निर्माण ध्वस्त कर रहा है। एसडीएम कुंडा और 3 थानों की फोर्स की मौजूदगी में यह कार्रवाई हुई है। 50,000 का इनामिया शराब माफिया ने यहां कब्जा कर रखा था जमीन, और यहां से वो शराब और दूसरे अवैध कारोबार संचालित करता था। कुंडा इलाके में 12 करोड़ की शराब बरामद मामले का सुधाकर सिंह मुख्य आरोपी है, जो 2 महीने से पुलिस को लगातार चकमा देकर फरार है। ये तस्वीरें संग्रामगढ़ थाने के पूरे गोपालपुर गांव की हैं। प्रयागराज में हर्ष फायरिंग का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो शादी समारोह का है, जहां पर एक युवक ने तमंचे से फायरिंग की। युवक ने जब गोली चलाई तो उस पर कई लोग डांस कर रहे थे। गनीमत यह रही कि इस दौरान कोई हादसा नहीं हुआ। हर्ष फायरिंग का ये वीडियो सनराइनियत इलाके का बताया जा रहा है। वैक्सीनेशन में यूपी ने नया रिकॉर्ड बनाया है। जून में तय 1 करोड़ टीके के लक्ष्य को 6 दिन पहले ही हासिल कर लिया गया।
योगी सरकार वैक्सीनेशन को लेकर के युद्ध स्तर पर काम कर रही है। जून के महीने में 1 करोड़ टीके लगने के साथ यूपी देश के बाकी राज्यों के मुकाबले सबसे आगे निकल चुका है। गुरुवार को ही राज्य में 7.5 लाख से ज्यादा डोज लगाए गए। अब तक यूपी में 2 करोड़ 80 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वैक्सीनेशन में यूपी ने नया रिकॉर्ड बनाया है। जून में तय 1 करोड़ टीके के लक्ष्य को 6 दिन पहले ही पूरा कर लिया है। योगी सरकार वैक्सीनेशन को लेकर युद्ध स्तर पर काम कर रही है। जून के महीने में 1 करोड़ टीके लगने के साथ यूपी देश के बाकी राज्यों के मुकाबले सबसे आगे निकल चुका है। गुरुवार को ही राज्य में 7.5 लाख से ज्यादा डोज लगाई गई। अब तक यूपी में 2 करोड़ 80 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी है। सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने जून महीने में 1 करोड़ लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य तय किया था। नियोजित प्रयासों से आज 6 दिन पहले ही ये लक्ष्य पूरा कर लिया गया। अब तक 2.89 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोजेज लगाए जा चुके हैं। आप भी अविलंब लगवाए टीका जीत का। जगह जगह पर इम्यूनाइजेशन वो किया जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये सोच है और ये उन्होंने निर्देश दिए हैं कि शीघ्र थर्ड वेव आने से पहले हम लोग मैक्सिमम लोगों को इम्यूनाइज कर दें। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट में यूपी का जलवा। स्टेट अवार्ड श्रेणी में यूपी नंबर 1 बन गया। सीएम योगी ने ट्वीट करके जानकारी दी है। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को इसके लिए बधाई भी दी है। पीएम मोदी का भी आभार जताया है। प्रधानमंत्री जी का कुशल मार्गदर्शन जो ट्वीट किया है सीएम योगी ने, यूपी सरकार की प्रतिबद्धता का यह सुफल है। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट 2020 में स्टेट अवार्ड श्रेणी में यूपी को पहला स्थान मिला है, यानी यूपी देश में नंबर 1 आया है। सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जानकारी दी है कि ट्विटर ने उनका अकाउंट 1 घंटे तक के लिए ब्लॉक कर दिया था। ट्विटर ने मेरे अकाउंट का एक्सेस 1 घंटे तक बंद रखा और इसके लिए अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट के उल्लंघन का हवाला दिया। खुद ये ट्वीट करके जानकारी दी रविशंकर प्रसाद ने। केंद्रीय मंत्री ने अपने ट्वीट में 2 स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं। पहले स्क्रीनशॉट में ट्विटर ने वो जो कारण बताया जिसकी वजह से अकाउंट का एक्सेस बंद किया गया, यानी इसे ब्लॉक किया गया। दूसरे स्क्रीनशॉट में अकाउंट एक्सेस मिल जाने की भी जानकारी मंत्री ने दी।